बच्चों, ये गलता लोहा पाठ की व्याख्या का ये अंतिम वीडियो है। इस वीडियो में व्याख्या खत्म हो जाएगी और जहाँ से व्याख्या कल ख़त्म हुई थी उसी की आगे मैं शुरू करने जा रहा हूँ। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बेंत से निकालकर भट्ठी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गरम लोहे को हवा में ठंडा होने में काफ़ी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेंत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो। यहाँ पर अब अतीत के बीते हुए प्रसंगों का प्रकरण खत्म हो जाता है और ये दोनों सहपाठी वर्तमान में लौट आते हैं। धनराम बड़े मन से मोहन के हंसुए की धार को बनाता है और बनाकर उसे मोहन की ओर मोहन को लौटा देता है और कहता है, बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। और कहता है कि मोहन से कि आपको आने की बहुत ज़रूरत क्या थी, इतना दूर आपने कष्ट क्यों किया। अगर किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं मन से ऐसे ही बनाकर भिजवा देता, आपको कष्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ी। ये कहीं ना कहीं उस सहपाठी होने का एक भाव इसमें समाया हुआ है कि इस छोटे से काम के लिए खुद कष्ट करने की क्या ज़रूरत थी। ये देखिए, रिश्तों का यही प्रेम होता है कि उस सहपाठी के होने के रिश्ते को यहाँ पर धनराम बड़ी बखूबी से निभा रहा है। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसियों को धार में लेकर वह फिर वहीं बैठ गया, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी न रही हो। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो, ऐसा संभव नहीं था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। हंसुए की धार लग जाने के पश्चात भी मोहन वहीं बैठ गया। तो लेखक एक ब्राह्मण टोले के युवक का शिल्पकार टोले में आना और इस तरह से बैठने की बात को लेकर एक अनहोनी वाली बात उसके लिए हो रही है, क्योंकि सामान्य ये गांव का कानून था, समाज का, ग्रामीण समाज का कानून था कि ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले में अक्सर नहीं जाते थे और जाते भी थे तो बैठते नहीं थे, क्योंकि बैठना उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। ये जातिगत जो उच्चता और नीचता की जो बात है, ऊंच और नीच की जो बात है, वो रग रग में ग्रामीण समाज में समाई हुई थी। तो शिल्पकार टोले में बैठना भी ब्राह्मण के लिए निषिद्ध था।
या आप कह सकते हैं उनकी मर्यादा के विरुद्ध माना जाता था, उनका अपमान माना जाता था। लेकिन मोहन लखनऊ में रहा आया था और शहर की परिवेश में उसके अंदर काफ़ी बदलाव आ गया था। इसलिए वह धनराम की उस कार्यशाला में न केवल बैठा रहा अपने काम करवाने तक, बल्कि उसके बाद भी वह मोहन के साथ उसी कनस्टर पर उसी कार्यशाला में फिर से बैठ गया। और बेचारा धनराम बड़े असमंजस में था कि बचपन का सहपाठी है, कैसे कहीं जाने के लिए, कैसे गांव की इन मान्यताओं को बताएं। उसे बड़ा उस रिश्ते के तहत उसे लग रहा था कि मैं अपने जो बचपन में मेरे साथ पढ़ा है, मैं अपने घर से कैसे जाने के लिए कहूँ। और चूँकि मोहन के अंदर शहर में रहने की वजह से उसके विचारों में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है, इसलिए वह इन गांव की मान्यताओं की उपेक्षा करता हुआ वह वहीं बैठा रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्ठी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से सरसी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। यहाँ पर धनराम एक मोटी छड़ को गलाकर गोलाई में गोले आकार में ढालने का प्रयास कर रहा था। तो यहाँ पर निहाई का मतलब है जिस पर उस छड़ को टिकाकर उसे गोला आकार देने का प्रयास कर रहा था, चोट मारने का प्रयास कर रहा था, उस आधार को निहाई कहा जाता है। और उस निहाई पर रखकर सरसी से फंसाकर, सरसी का मतलब वो होल्डर जिससे वह छड़ पकड़ रहा था, होल्ड करने वाला, उसे वहाँ पे सरसी कहा जाता था। और वह चूँकि निहाई पर ठीक से अच्छी तरह से फिट नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसकी चोट बार बार ठीक से नहीं लग पा रही थी और वह जो छड़ थी वो गोले आकार में नहीं हो पा रही थी। अब क्या हुआ, कुछ देर तक तो मोहन इस काम को देखता रहा। फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरे पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धौकनी फूंककर लोहे को दोबारा भट्ठी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुघड़ गोले का रूप दे डाला। मतलब जो काम इतने सालों से धनराम करते करते इतना अभ्यस्त नहीं हो पाया था, इतना एक्सपर्ट नहीं हो पाया था, मोहन उस काम को बड़े एक्सपर्टी के साथ उसने धौंकनी भी फूंकी, हवा भी दिया भट्टी को, उसने सणसी से उस छड़ को पकड़ा भी, उसने हथौड़ा लिया और हथौड़े से चोट भी की और अभ्यस्त हाथों से जैसे नपे तुले चोट करता हुआ उसने कुछ ही देर में उस छड़ को गोले का रूप दे दिया। इस पूरी प्रक्रिया में उसे केवल कुछ मिनट लगे। अब यहाँ पर धनराम पूरी तरह सरप्राइज्ड हो गया, अचंभित हो गया। उसे इस बात का अचंभा नहीं था कि जो काम मैं इतने सालों से करता आ रहा हूँ, वह काम मोहन ने कुछ ही देर में इतनी पटुता के साथ, इतनी दक्षता के साथ कैसे संपन्न कर दिया। अब देखिए उसे आश्चर्य किस बात का हुआ, आगे आते हैं पाठ में देखते हैं। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा।
उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्ठी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। उसे आश्चर्य इस बात का हुआ कि एक ब्राह्मण युवक उसके कार्यशाला में यह काम कैसे कर सकता है, लोहारी का काम कैसे कर सकता है। एक ब्राह्मण युवक लोहे के औजार कैसे बना सकता है। उसका तो काम केवल पुरोहिताई करना है या फिर लिखा पढ़ी का काम करना है। अगर वो कर रहा है तो इससे समाज की जो नियम कानून है, इससे समाज की जो मर्यादा है वह भंग हो रही है। इसीलिए वह शंकित होकर इधर उधर चारों तरफ देखने लगा कि कोई मोहन को देख तो नहीं रहा है, और इसका अपराध भी उसी के ऊपर डाला जाएगा कि तुमने मोहन को ये करने क्यों दिया। उसे अब भी सामाजिक प्रताड़ना का डर है कि एक लोहार ने एक ब्राह्मण युवक से अपना काम कराया। इस बात से धनराम डरा हुआ है और वह शंकित दृष्टि से देख रहा है कि कोई मोहन को यह काम करते हुए देखा तो नहीं। यह सामाजिक जो बंधन है, इस सामाजिक बंधन ने धनराम को एक तरफ रसातल की खाई में डाल रखा है, दूसरी तरफ इसका जो दुष्प्रभाव है, इसका नकारात्मक प्रभाव है, वो आज की स्थिति में मोहन के ऊपर भी पड़ रहा है कि वह काबिल है, लेकिन वह काबिल बेरोजगार है। ब्राह्मण होने के कारण वह इस काम को नहीं कर सकता। समाज की यह जो बंधन है समाज का, उसके लिए एक जी का जंजाल बन गया है मोहन के लिए। वह जानते हुए भी जिस काम को वह जानता है उस काम को वह कर नहीं सकता, जीविका के साधन के रूप में अपना नहीं सकता। इसलिए यह समाज का जो चक्रव्यूह है उसमें न केवल धनराम फंसा हुआ है, बल्कि आज का पढ़ा लिखा असफल बेरोजगार भी फंसकर उस चक्की में पिस रहा है, बेरोजगारी की चक्की में पिस रहा है कि वह न जीने पा रहा है और न वह मरने पा रहा है। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई, त्रुटिहीन का मतलब जिसमें कोई गलती नहीं हो, उसकी गोलाई की जांच कर रहा था कि कहीं इसकी गोलाई में कोई गलती तो नहीं हो गई। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसने इतनी अच्छी गोलाकार रूप देने पर धनराम की ओर देखा कि उसे थैंक्स बोला जाएगा कि कितना अच्छा आपने काम किया, लेकिन उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। लेकिन धनराम की आंखों में एक अलग ही तरह का आश्चर्य था और भय मिश्रित डर था। दूसरी तरफ मोहन की आंखों में एक सर्जक की, एक क्रिएटर की चमक थी, अर्थात उसे लग रहा था कि उसने कुछ अच्छा किया है, कुछ नया किया है, और यह भाव उसे बड़ी प्रसन्नता दे रहा था। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी जिसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव था। उसमें वह धनराम के उस कारीगरी से उसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी कि मैं तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ। प्रतिस्पर्धा का मतलब एक होड़। वह इस बात का दावा नहीं करता कि मैं तुमसे कारीगरी में अच्छा हूँ, और न ही उसमें वह जीत का भाव है, और न वह धनराम को हार के भाव से देख रहा है कि तुम हार गए जिस काम में, मैं उस काम में जीत गया। यहाँ पर एक खुशी है, एक प्रसन्नता है। जो बेरोजगार युवक
निराशा के अंधकार में डूबा हुआ, जो चाहकर भी अपने पिता की मदद नहीं कर पा रहा है। जब उसने कुछ अच्छा किया, कुछ क्रिएटिव भी किया, तो उसे दिल से बड़ी प्रसन्नता हो रही है और वह धनराम की ओर इस भाव से देख रहा है कि वह उसकी तरफ से कृतज्ञ होगा। एक न केवल एक मित्र के, सहपाठी के भाव से, वरन एक मनुष्यता के भाव से कि उसने उसका काम बड़ी बखूबी से, बड़ी तन्मयता से, बड़ी एक्सपर्टी से संपन्न किया। तो इस तरह मोहन का एक नए आकार में ढल जाना यहाँ पर गलता लोहा का प्रतीक है।